हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल है? एकदम बढ़िया। हाँ कल किसी कारण से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी। उसके पीछे दो सबसे बड़े कारण थे। पहला, तबीयत खराब थी, और दूसरा, 2-3 दिन से मैं लगातार काम इतना ज्यादा हो गया था कि मैं सो ही नहीं पा रहा था। मैं रात को करीबन 1:30 या 2 बजे सो रहा था, सुबह 6-7 बजे वापस उठ जा रहा था। आपको पता ही, अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, जिसमें विनर्स ने एक ऐसा इतिहास रचा है जो कोई भी सहन नहीं कर पा रहा है ना। लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 6000 वैकेंसीज में से मध्य प्रदेश में। तो बस लगातार विद्यार्थियों से बातचीत, व्हाट्सएप पर, कॉल पर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो बहुत चीजें ऐसी चल रही थी लगातार, मतलब 18-18 घंटे चल रहा था। तबीयत शायद उसी कारण खराब हो गई होगी, इसलिए कल कुछ ज्यादा हो गया था, तो कल कोई भी क्लास में नहीं ले पाया था, है ना। लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है, आज सब कुछ सही है। आज इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, सब लोग एकदम बढ़िया हो। चलिए, तो ज्यादा समय न लेते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं, मतलब आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, जस्ट इसको जल्दी से आप पढ़िए, फिर आगे की बात करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, हो गया? पढ़ लिया सवाल सभी ने? आ जाओ। देखो, यदि ए बी सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 34 है, 34 61 45 है, तो बी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए क्या होगा? बहुत आसान है, हमने ऐसे सवाल करे हैं, और ये आया हुआ सवाल है आपका मेंस का, इस बार की परीक्षा का। तो समझना, हम यहां पे क्या करेंगे, आप इन सबको जोड़ेंगे। देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, अगर आपने इन सबको जोड़ दिया तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। और हम ऐसे सवाल कर चुके हैं। 34 61 45 को जोड़ोगे, 5 6 4 10, 6 4 10 और 3 13 14, यानी आ रहा है 140। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 70 है। अब आपको अगर पता चल गया कि तीनों का योग 70 है, तो आप अलग अलग ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर भी निकाल सकते हो क्या? मुझे बताओ, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर घटाओगे
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को अगर घटाओगे तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर बचेगा। तो 70 में से अगर 34 गया, क्योंकि ये 34 है ना, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 है, तो 70 में से 34 गया तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये आपका सी स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार 70 में से 61 घटा दें भाई, ए बी सी में से बी और सी गए तो ए बचेगा। 70 में से अगर मैंने 61 को माइनस कर दिया तो यहां पे 9 आ जाएगा, और 70 में से अगर 45 को माइनस कर दिया तो यहां पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको पता चल गया कि भैया ए स्क्वायर 9 है तो ए की वैल्यू 3, बी स्क्वायर 25 है तो बी की वैल्यू 5, सी स्क्वायर 36 है तो सी की वैल्यू 6, हाँ या ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। बस अब आप इसके आगे बड़ी आसानी से कर लोगे। इन्होंने बोला बी माइनस ए, बी में से ए घटाओ, 5 में से 3 गया 2। फिर बोला सी माइनस बी, सी में से बी घटाओ 1। फिर बोला सी में से ए घटाओ, सी में से ए घटाओ, तो कितना आएगा, 3। ये आपका आंसर है 213। 213 ऑप्शन डी इज द आंसर। बताओ समझ में आई बात यहां तक। क्लास स्टडी शीट मिल जाएगी आपको चैप्टर खत्म होने के बाद, चिंता ना करें। क्लियर। आसान था, हमने पहले जो सवाल करे थे उसी टाइप के थे। आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो आप आज और रुक जाओ, कल से नया टॉपिक चालू होगा परसेंटेज, वहां से शुरू करना है ना। आज का सेशन केवल वही देखें जिन्होंने इस चैप्टर को शुरुआत से पढ़ा है। अगर कोई नया है कल से आओ, कल से नया टॉपिक चालू होगा। और रहा इस सवाल की बात, इन सवालों की, तो इनको आप कंटिन्यू पूरे चैप्टर को देख लेना। ठीक। ठीक है। 46,800 रुपए एबीसीडी में बांटना है। ए और डी के संयुक्त हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से से अनुपात 8 और 5 है। बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5 और 4 है। ए को 18,400 रुपए मिलते हैं। ए और बी के हिस्सों के बीच का अंतर x है। सी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर y है। x माइनस y का मान कितना होगा। बहुत प्यारा सवाल है, अगेन मेंस का आपका ये सवाल है। सुनिएगा, आपकी नजर होनी चाहिए कि टोटल भैया कितना हमारे पास है, 46,800 रुपए हमारे पास है। अब क्या बोला है, ए और डी का हिस्सा, ए और डी का हिस्सा है ना, और बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है। ए और डी, बी और सी का अनुपात कितना है, वो है 8:5, 8:5। बी के हिस्से का सी के हिस्से से अनुपात 5:4 है। इन्होंने बोला कि बी का और सी का अपने आप में जो अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। आ गई इतनी बात समझ में। अब इसके आगे ए को 18,400 मिलते हैं। ए और बी के हिस्सों का अंतर x है, सी और डी का अंतर y है। x माइनस y आपको बताना है। ये ऐसे सवाल हैं जो ऑप्शन से भी नहीं हो सकते, इनको आपको पूरा पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलो। तो अब एक बात बताना मुझे, छोटी सी सुनना बात बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। आपको यहां दिख रहा है कि बी और सी कितना है, 5 है। यहां बी और सी कितना है, 9 है। तो हम क्यों ना इनको सेम कर ले, है ना। एक काम करते हैं, अगर ये 9 है तो इसको एक काम करते हैं, इधर गुणा करते हैं। भाई बी और सी को देखो, ए और डी अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। यहां 5 है तो यहां 5 का गुणा करिए, यहां 9 है तो यहां 9 का गुणा करिए। तो 9 इंटू 8 हो जाएगा 72, और 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। बोलो हाँ या ना। और ऐसे यहां पे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 25, और ये हो जाएगा आपका 20। तो आपको पता चल गया। देखो बी और सी यहां कितने हैं, बी और सी है 45। यहां देखो बी और सी कितने हैं, 45। सही है। आप अगर रेशो पढ़ रहे हो तो आपको एक तकलीफ होनी चाहिए कि अगर लोग वही है तो उनका संख्या अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहां दिक्कत होनी चाहिए थी कि सर यहां बी और सी 5 है, सर यहां बी और सी 9 है। ये तो गलत बात है, सेम करो सर इनको। तो हमने कर दिया, है ना। 5 का गुणा इधर, 5 और 4 का इधर। अब हो गए सब बराबर, बात खत्म हो गई। अब मुझे एक छोटी सी बात बताना कि हमारे पास टोटल कितना पैसा है।
हमारे पास टोटल है 46,800, 46,800। क्या ये पैसा सभी का है? ए बी सी डी सबका है? तो देखो सब लोग कितने हैं इसके अंदर, सब है ना, ए बी सी डी सब है इसके अंदर, सब है। तो इनका टोटल कितना है? 5 और 2 7, 7 और 4 11, यानी ये 117 के बराबर है। 11 चौक 44 और 7 चौक 28। ये एग्जैक्ट कितनी बार कटेगा? ये एग्जैक्ट 400 बार कटेगा। बोलो हाँ या ना? कितनी बार कटेगा? 400 बार कटेगा। तो एक की वैल्यू 400 मिल गई। अब अगर एक की वैल्यू 400 है तो अब आप चाहें तो जिसमें गुणा कर दें। तो सुनना बात ध्यान से, अगर मैं 400 का गुणा 72 में कर दूं, 400 का गुणा 72 में कर दें, तो 72 का 4 गुना होता है 28,800। ये पैसा किसका है? ये पैसा ए और डी का है ना? हमें पहले से पता है कि ए के पास इतना है, ये पैसा ए और डी का है। तो अगर ए का हिस्सा मैं हटा दूं, जो कितना है 18,400, ठीक है, तो कितना बचा भैया? ये बचा 10,400। ये पैसा किसका है? ये ए का था, तो ये किसका आ गया? डी का। तो हमें पता है ए के पास कितना है, हमें पता है डी के पास कितना है। बात समझ आ रही है? लेकिन अभी बी और सी का नहीं पता है ना। तो देखो 400 का गुणा 45 में कर दो, इसको मैं यहां करके बताता हूं, देखते जाना आप। 400 का गुणा अगर मैंने 45 में करा, तो 400 का गुणा अगर मैंने 45 में करा तो 90 18,000 आ जाएगा। अब इस 18,000 को भैया हम क्या करेंगे? ठीक है, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं ना, इसमें क्यों करें भाई? जब ये 45 है और ये भी वही है तो इसी में कर दो ना। 400 का गुणा 25 में कर दो, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 400 का गुणा 25 में करो, 25 इंटू 4 कितना हो गया? 10,000। तो बी के पास 10,000 है। 400 को गुणा 20 में कर दो, तो सी के पास कितना है? 400 का 20 में कर दिया तो सी के पास हो गया 8,000। तो अब आप देखो सबका पता चल गया आपके पास। ए के पास कितना है, डी के पास कितना है, बी के पास कितना है, सी के पास कितना है। क्या सभी का हिस्सा पता चल गया? तो आप बोलोगे हाँ सर पता चल गया। अब बोलो जरा क्या बोला है? ये बोल रहे हैं ए और बी का अंतर बताओ, है ना, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ सी एंड डी। तो ए और बी का अंतर 18,400 और 10,000। ए और बी का अंतर कितना है भैया? 8,400। ये क्या है? ये एक्स है, ए और बी का अंतर। अब सी और डी का अंतर बताओ, तो सी और डी में कितने का अंतर है? 2400 का। सी और डी में कितने का अंतर है? 2400 का, है ना। ए और बी में अंतर 18,400 में से 10,000 गया 8400, 10,400 में से 8,000 गया 2400। और बोला है इनका भी अंतर बताओ, एक्स में से वाई को घटाओ, तो एक्स में से वाई गया तो आंसर कितना आएगा? 6,000। बी आपका आंसर है, 6,000। अब बताओ जरा, क्लियर है भाई? आया मजा? हाँ, ये हर एग्जाम के हिसाब से काम के हैं। आप ऐसे ना सोचें कि सीजीएल है तो बस सीजीएल, हर परीक्षा के लिए काम के हैं, क्योंकि लॉजिक्स का कोई लिमिट नहीं है, लॉजिक्स का कोई अंत नहीं है। ठीक है, चलो, इजी था लेकिन बहुत अच्छे से घुमाया हुआ था। अतुल ने 20 रुपए की रोटी खरीदी, दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया, दुकानदार ने शेष राशि 2 5 10 के सिक्कों में बांट दिया, सिक्कों का अनुपात इतना है। देखो सिक्के वाला ही सवाल है लेकिन थोड़ा सा प्यार से घुमाया हुआ है। देखो 20 रुपए की रोटी खरीदी, 100 का नोट दिया, तो उसके पास बचे होंगे कितने? 80 रुपए। ठीक है, इसके अंदर 3 प्रकार के सिक्के हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। ये हो गए आपके कॉइन्स यानी सिक्के, और इनकी संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशो कितना है? 5 4 और 1। हाँ या ना? तो इनका गुणा कर दिया 10, इनका गुणा कर दिया 20, इनका गुणा कर दिया 10। तो ये कितना आ गया भैया? 10 20 और 20 कितना हो गया? 40। तो हमारे पास 40 है, जबकि रियल में कितने रुपए बच रहे थे? 80। एक का मान कितना आ गया? 2। और अगर एक का मान 2 आ गया तो दुकानदार ने कितने 5 सिक्के लिए? 5 रुपए के कितने सिक्के? तो 2 का 4 में गुणा कर दो, 8 सिक्के। आया ना? 2 का 4 में गुणा कर दो, 8 सिक्के। सिक्के वाला सवाल था और कुछ नहीं था, बस इसको घुमाया हुआ है। इजी था, आगे बढ़ेंगे।
दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। पहली संख्या में से 5 घटाएं, दूसरी संख्या में 6 जोड़ दें, तो नया अनुपात 5:12 बन जाता है ना। तो प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर अनुपात क्या होगा? क्रॉस मेथड से कर लें, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। 12 का दुगना 24, 5 का 3 गुना 15। 24 में से 15 गया, 24 में से 15 गया, तो कितना बचा? 9। ये हो गया 30, ये हो गया आपका 36, है ना, सॉरी 60। ये हो गया आपका 30, ये हो गया 60, ये हो गए 90। क्यों? क्योंकि जब भी माइनस और प्लस है तो वो हमेशा जुड़ता है ना जी। 9 की वैल्यू 90, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 10 का गुणा कर दो 2 में 20, और 3 में 30, और दोनों संख्या में 8-8 जोड़ दो। तो दोनों में 8-8 जोड़ोगे तो 38 और 28 बनेगा। 2 का आधा हो जाएगा और ये 2 से हो जाएगा। तो क्या उनका अनुपात 14:19 आएगा? 14:19, 14:19। सर जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके पास जरूर आऊंगा। बिल्कुल गोविंद, आना ही है आपको। ठीक है, मोस्ट वेलकम इन इंदौर। आया समझ में? माइनस और प्लस हमेशा जुड़ते हैं। 6 और 5 हो गया 30, 12 और 5 हो गया 60, तो ये जुड़ गए 90, है ना। और 12 का दुगना 24, 5 का 3 गुना 15, तो बचा कितना? 9। डिफरेंस लिया, लेकिन माइनस और प्लस हमेशा जुड़ते हैं, फिर दोनों में आपको कुछ कुछ जोड़ देना था। चलो भैया अगला सवाल। ये सवाल मैंने आपको बता चुका हूं, संख्याएं अलग है बस यहां पर। 19, 28, 55, 91 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या समानुपात में हो? एक्स का मान क्या है? 19, 28, 55 और 91, हर एक में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वो सेम प्रोपोर्शन में आ जाए, समान अनुपात में आ जाए, ये आपसे पूछा गया है। हाँ बिल्कुल आइएगा, जरूर स्वागत है। मैं आपको बीच में थोड़ा बता देता हूं। मेरा एक नंबर है 888 999 5567। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कब? आज इस नंबर को नोट कर लो और कसम खा लो कि ये आदित्य सर को अब हम तभी व्हाट्सएप करेंगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा फिर आप शायद, है ना, कई लोग तो भूल जाते हैं सिलेक्शन के बाद, लेकिन अगर आप मान लो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं भूलते, सर को एटलीस्ट बताएं, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना। और यहां जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो फिर मैं आपको मेरा पर्सनल नंबर दे दूंगा, फिर तो आप हमारे डायरेक्ट टच में आ जाओगे। लेकिन शुरुआत में सबको नंबर नहीं दिया जा सकता है, आपको पता है भांति भांति के लोग होते हैं, है ना। तो आप इस पे कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए, जिस दिन आपका चयन हो जाए। लेकिन इस पे कॉल नहीं लगेगा, लगेगा भी तो कोई उठाएगा नहीं। और आपको पता ही है नया प्राइम स्टूडियो बन गया है विनर्स का। तो अब अगर आप जब जॉब लग जाओगे तो आपका सिलेक्शन प्राइम स्टूडियो में आपका इंटरव्यू होगा। अच्छा अमर, उनसे बोलना भाई मुझे इस पे मैसेज करें। और आपके आसपास जो कोई लोग हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे भी बोलो कि इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें सर को। बिल्कुल नेक्स्ट ईयर आ जाएंगे, बिल्कुल स्वागत। हाँ अनुज करना चाहिए। हाँ जी, आपको याद है क्या मैंने आपसे इसमें कहा था कि इनका अंतर देखते हैं, इनका अंतर देखते हैं। इन दोनों में कितने का अंतर है? 9 का। इन दोनों में कितने का अंतर है? तो ये हो गया 60, 31 और 36 का, है ना। ये और कट सकता है तो हम इसको काटते हैं, तो इनमें अंतर आ रहा है 1:4 का। फिर हमने आपसे कहा था कि इसका गुणा इसमें करते थे और इसका गुणा इसमें करते थे, याद है क्या? 19 का 4 में गुणा करते थे 76, 1 का 55 में गुणा करते थे तो 55, और इसमें भाग देते थे इनके अंतर का यानी 3 का। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, और भाग देते थे अंतर का। तो 6 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, नीचे आया 3, 1 की वैल्यू 7, आंसर भी 7। हर संख्या में से अगर 7 घटा देंगे तो सभी समान अनुपात में हो जाएंगे। हम्म।
आया समझ में? इसका तरीका मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। देखो ये सेम क्वेश्चन है, 54, 49, 22 और 21, हर एक में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो, है ना। आप इनका अंतर लेंगे, इनमें अंतर है 5 का, इनका अंतर लेंगे, इनमें अंतर कितने का है, 1 का, तो अनुपात ही 5:1 आ गया। 1 का गुणा इधर करा और 5 का गुणा इधर करा और इनका अंतर लिया, बस इतना सा काम है ना। 110 में से ये गया तो बचा आपके पास कितना, 56, है ना। इसको आपने 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग दिया तो ये कितना आ जाएगा, 14, यानी आपको 1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 14 मिल जाएगी। अब आपसे बोला है ये बेसिकली ये x की वैल्यू है ना, तो 8x माइनस 25 एक ये हो जाएगा और इसका अनुपात लेना है 7x माइनस 26 से, तो 14 यहां रख देना। 8 गुणा 14 माइनस 25 का अनुपात 7 गुणा 14 माइनस 26 से। इसके आगे आप कर लेना, मेन बात ये थी। बताओ आ गया समझ में? ठीक है, कर लोगे आगे? आगे बढ़ते हैं। 12, 18, 6 का चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है, के का मान बताओ। देखो 12, 18, 6 का चौथा अनुपात कुछ आएगा, के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है, के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है ना। तो के का मान क्या होगा, ध्यान से समझ में आया? आपको पता है ना, प्रोपोर्शन सबसे पहले दिन सीखा था, ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी, और एक होता है मध्यानुपाती वाला फंडा जिसमें एक संख्या दोनों में कॉमन होती है। तो एक बात इसकी चल रही है, किसकी, इसका चौथा अनुपात और इसका तीसरा अनुपात समान है, तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शन और एक का फोर्थ प्रोपोर्शन, दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के बराबर है। तो आप इसको हल करते हो, आपको पता है कि इनका गुणा और इनका गुणा होता है, तो यह आएगा 12 गुणा x बराबर 18 गुणा 6, फिर यह आ जाएगा x बराबर 18 गुणा 6 बटे में 12। इसको इतना ही रहने देते हैं, या चाहे तो हल कर ही लेते हैं। 6 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा ये 9 बार, तो ये 9 आ गया। ठीक है, अब इस 9 को इधर रखना पड़ेगा, पूरा हल करना ही पड़ेगा। 6 से कैंसिल हुआ 2 बार, 2 से कैंसिल हुआ 9 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब इस 9 को हम यहां रखेंगे, तो आपको पता है कि k प्रथम अनुपाती है, 6 मध्यानुपाती है और x यहां पे तृतीय अनुपाती है। तो हमारा फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। ये क्या है, ये a है, ये b है और ये c है। तो आपको a पता लगाना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a का, कि b का स्क्वायर अपॉन c। तो समझना, b का स्क्वायर यानी 6 का वर्ग 36 और c कितना आ जाएगा, 9। तो a की वैल्यू यानी फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। 4 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? पहले इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकाला,
ये क्या है, चतुर्थ अनुपात है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन है ना। और फिर इसको रखा यहां पे जो इसका थर्ड प्रोपोर्शन है, तो फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा। बी आपके पास 6 है, 6 का स्क्वायर, ए निकालना है, सी पता है, भाग दिया, आंसर आ गया आपका 4। 4 इज द आंसर। अब ठीक है। अच्छा हिम्मत, क्या बात है, मैसेज करना हमें तुम्हें ना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी मेंस का क्वेश्चन है। पढ़ लिया। दो रेलवे स्टेशनों के बीच प्रथम द्वितीय श्रेणियों के किराए का अनुपात 10:7 है। बाद में किराए में क्रमशः 3, 4, 5 और 9 की वृद्धि होती है। तो इन दोनों श्रेणियों में यात्रा करने वाले यात्री 3 और 5 के अनुपात में है। कुल किराया इतना है, द्वितीय श्रेणी से किराया कितना है। देखो है कुछ नहीं, आप याद करिए, एक सवाल मैंने आपको करवाया था। दो लोग थे, मुझे नाम याद नहीं उनके, जो प्रश्न में मैंने बताए थे कि पिछले साल की इनकम और इस साल की इनकम का अनुपात, ऐसा कुछ कराया था। लास्ट ईयर और वर्तमान ईयर, प्रेजेंट ईयर का रेशो, ऐसा एक सवाल हमने किया था। ये ठीक उसी प्रकार है। देखो, फर्स्ट क्लास का किराया और सेकेंड क्लास का किराया कितना है, 10:7 है। अब देखो, फर्स्ट क्लास का किराया बढ़ गया। फर्स्ट क्लास का किराया बढ़ गया, किस रेशो में बढ़ गया, ये 3 और 4 के रेशो में बढ़ गया, ठीक है। और ये किस रेशो में बढ़ गया, ये 5 और 9 के रेशो में बढ़ गया, है ना। आपको पता है कि ये पहले था और ये अब है, ये पहले था और ये अब है। ध्यान से सुनना बात मेरी, है ना। तो पहले किराया कितना था, 3, जबकि वो 10 था। पहले 10 था, जो हमारे लिए 3 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू 10/3, तो 4 की वैल्यू क्या। पहले किराया 5 था, जबकि रियल में 7 था। तो 1 की वैल्यू 7/5, तो अब कितना, तो वो 9। समझ में आया भाई, पहले से किराया बढ़ गया। तो पहले कितना था, हाँ, लक्ष्मण और गोपाल वाला सवाल था, बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 बराबर 10, तो 4 बराबर कितना, 5 बराबर 7, तो 9 बराबर कितना। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 4 40, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। 40/3 में सबको हटा दूं, ये नया, ये उनका क्या है, नया वाला या अभी वाला उनका अनुपात है, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का। यहां भी 9 × 7 63/5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 63/5, और ये हो गया 40/3। ये अभी का किराया है। और अब ट्रेवल करने वाले लोग कितने हैं, तो वो कितने लोग हैं, 3 है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे। और यहां कितने लोग हैं, 5 है, तो 5 से गुणा करेंगे। ये कौन है, ये संख्या है, यात्रा करने वाले लोगों की संख्या है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स है ना। सोचो, 3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा, 40। 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा, 63। ये आ गया उनका किराया, ठीक है। अब आपसे कहा है कि टोटल कितना पैसा वो खर्चा करते हैं, 30,900, है ना। तो 3 का 3, 6 और 4 10, यानी 103। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 103 आ गई। 103 से कट गया कितनी बार, 300 बार। 1 का मान अगर 300 है, तो बताओ द्वितीय श्रेणी में कितना किराया मिला। तो 300 का गुणा 63 में करना है, 18,900 आपका आंसर आएगा। 300 का गुणा 63 में करेंगे,
18,900, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है और ये सेकंड क्लास है, और सेकंड क्लास आपसे पूछा है। सवाल आसान था, बस थोड़ा सा घुमाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना देते हैं। ओके है, कोनो दिक्कत परेशानी? हाँ, आ गया समझ में, है ना? 3 = 10 तो 4 = कितना, 5 = 7 तो 9 कितना? फिर 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, ये दिया हुआ था कहां पे, ये देखो पैसेंजर्स का रेशो 3 और 5, 3 से 3 गया तो 40 बचा, 5 से 5 गया। हमने बेसिकली गुणा करा ना भाई, ये किराया है और 3 लोग हैं तो 3 कट जाएगा, ऐसे ही 5 से 5 कटेगा। ये किराए का रेशो आ गया, इनका टोटल 103, एक की वैल्यू 300 आ गई, 300 का इसमें गुणा कर दिया। ओके, अच्छा इंग्लिश में थोड़ा सा यहां टाइपिंग एरर आ गई ना, यहां 5 आएगा, यहां 5 आएगा, है ना? चलिए भैया अगला सवाल 147। तीसरी हाफ सेंचुरी मारने की कगार पे हम आ चुके हैं। देखो, ए और बी की आय का अनुपात 5 और 3 है। एबीसी का एक्सपेंडिचर 852 है। सी 2,000 रुपए खर्च करता है, बी 700 बचाता है। ए की बचत क्या है? 3 प्रकार के प्राणी हैं सवाल में, एक ए है, एक बी है, एक सी है। इनकी इनकम यानी आय की बात भी चल रही है, इनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर की बात भी चल रही है, इनकी बचत यानी सेविंग्स की बात भी चल रही है। ओके, देखो आय का अनुपात कितना, 5 और 3। खर्चे का अनुपात कितना, 8, 5 और 2। बचत कितनी है, तो सी 2,000 रुपए बचाता है, 2,000 रुपए खर्च करता है। अच्छा 2,000 खर्च करता है, बहुत बढ़िया। और बी 700 रुपए बचाता है, बी 700 रुपए बचाता है। अब देखो खेल, छोटी सी बात मुझे बताना, सी का खर्चा 2,000 ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है कि सी का एक्सपेंडिचर जो है वो 2,000 है। अगर 2 की वैल्यू 2,000 है, मतलब रियल में इसका खर्चा 2,000 है, तो इसका खर्चा 5,000 होगा, तो इसका खर्चा 8,000 होगा। ये आपको रुपए में पता चल गया, है ना? अरे यार, 2 की वैल्यू 2,000, 1 की वैल्यू 1,000, तो 2,000, 5,000, 8,000, ये रुपए में आ गया। क्लियर है बात इतनी? अब मुझे बताओ कि हमारे बी वाले भैया 5,000 रुपए का खर्चा करते हैं, 700 रुपए बचाते हैं, तो इनकी टोटल इनकम 5700, 5,700 मानी जाएगी क्या? 500 + 700, 5,700, जो कि इनकी इनकम है। अब अगर 3 की वैल्यू 5,700 है, तो 1 की वैल्यू 1,900, और अगर 1 की वैल्यू 1,900, तो 1,900 का अगर आपने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस भाई की जो इनकम है वो कितनी आ जाएगी, 9,500। अच्छा, अब ये बताओ कि 9,500 के अंदर हमारे ए वाले भाई साहब 8,000 रुपए तो खर्चा कर देते हैं, तो बचाते कितना होंगे, 1,500 बचाते होंगे। ये आंसर है, 1,500, 1,500। अब बताओ ठीक है क्या बात? बोलो। ओके, हम्म, कोनो दिक्कत परेशानी? सब कुछ ठीक ठाक? एकदम इजी था। 2 = 2,000, 5,000, 8,000, 5,000 और 700, 5,700 इनकी इनकम है।
3 की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू इतनी, 19 का 5 गुना 95, इतना वो कमाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो इतना बचाते हैं। बात खत्म है। सी की आय नहीं पूछी जा सकती थी उस सवाल में, क्योंकि उसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। देखिए, सवाल के साइज पे मत जाना, करेंगे तो बोलोगे ये तो बहुत आसान निकला, एकदम लड्डू सवाल निकला, तो साइज पे मत जाओ। प्रैक्टिस शीट लगाने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सब बन रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए, एक मंदिर में प्रत्येक आगंतुक अनाथों को फल प्रदान करता है। इस प्रकार प्रत्येक अनाथ को दर्जन के संदर्भ में 3-5-8 के अनुपात में केला, सेब और आम प्राप्त होते हैं। लेकिन एक आम का वजन 70 ग्राम और एक केले सेव का वजन 5 और 6 के अनुपात में है, जबकि केले का वजन 175 है। तो वजन के संदर्भ में यानी वेट का रेशो बताना है। 3 प्रकार के फ्रूट्स है, केला यानी बनाना, सेब यानी एप्पल और आम यानी मैंगो, और इनका रेशो क्या है? 3, 5 और 8। अच्छी बात। फिर बताओ, आम का वजन 70 ग्राम है, मैंगो का वेट 70 ग्राम है। अच्छा, बनाना और एप्पल का रेशो कितना है? तो 5:6 है। जबकि केले का वजन, बनाना का जो वजन है वो कितना है? 175 है। अगर 5 की वैल्यू 175 है, यानी ये कितना गुना हो गया? 35 गुना हो गया। तो अगर ये 35 गुना है तो इसको भी 35 से गुणा करेंगे तो ये 210 हो जाएगा क्या? है ना? तो देखो, बनाना का वेट कितना है? 175, एप्पल का वेट कितना है? 210, और मैंगो का वेट कितना है? 70। मैंगो का दिया था, केले और एप्पल सेवफल का रेशो 5 और 6 था। 5 की वैल्यू 175, तो 6 की वैल्यू कितनी है ना जी? अच्छा, ये और कट सकते हैं क्या? ये सारे 35 से कैंसिल हो जाएंगे। ये 35 से कैंसिल होगा 5 बार, ये होगा 6 बार, ये होगा 2 बार। अब आपको पता चल गया ये क्या है? ये नंबर्स का रेशो है और ये उनके वेट वजन का अनुपात है। गुणा कर दीजिए, तो 5 का 3 गुना क्या हो जाएगा? 15, 5 का 6 गुना हो जाएगा 30, 8 का दुगना हो जाएगा 16। क्या ये और कट सकता है क्या? ये सब और कट सकते हैं क्या? नहीं। तो बस यही आंसर है, 15, 30 और 16, ये आ गया उनका रेशो। ऑप्शन डी, डी इज द आंसर। मैंने पहले ही कहा था सिर्फ दिखने का सवाल है, चिंता नहीं करना। ठीक है भाई, आया मजा? आगंतुक अनाथों को फल प्रदान करता है। आगंतुक मतलब जो विजिटर्स होते हैं ना, विजिटर्स, उनको बोलते हैं आगंतुक हिंदी में। चलिए भैया, एकदम जबरदस्त सवाल है, पढ़ें इसको भी आप। किसी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के अनुक्रमानुपाती है। देखो, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, यहां पे हम दूरी को इंग्लिश में लिखेंगे डिस्टेंस, है ना?
समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, ठीक है। इस्तेमाल होने वाले ईंधन के वर्गमूल, ईंधन यानी फ्यूल, ईंधन को क्या कहेंगे, फ्यूल। और जुड़ी हुई बोगियों की संख्या, जितनी भी बोगी होंगी उनकी संख्या, नंबर ऑफ बोगीज, है ना। इतनी चीजों की यहां पे बात चल रही है। अब देखना, किसी ट्रेन द्वारा तय की गई डिस्टेंस उसके समय के अनुक्रमानुपाती, ईंधन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, लेकिन बोगियों के व्युत्क्रमानुपाती, है ना। जितनी दूरी तय की जाएगी वो उसके समय के अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, फ्यूल के स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, लेकिन नंबर ऑफ बोगीज का इनवर्स प्रोपोर्शन, व्युत्क्रम नीचे आता है और अनुक्रमानुपाती ऊपर आता है। तो मुझे बताना कि अगर अनुक्रमानुपाती को हम हटाएं तो बराबर लिख सकते हैं, लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा, तो फिलहाल के को लिख लो, है ना। जनरली अगर बस सॉल्व करना होता है तो नहीं लिखते, लेकिन इसका मान उठा के किसी और में रखना है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार का आपका फॉर्मूला बनेगा। अब वैल्यूज रखेंगे हम इसमें, ठीक है। इसको अब मैं हटा देता हूं। एक ट्रेन 30 घंटे में, देखो के का मान हमें नहीं पता, समय दिया है 30 घंटे, 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 15 बोगी से जुड़ी हुई है और 576 लीटर की वो खपत करती है ना। बस इतने पे रुक जाओ। 240 किलोमीटर 30 घंटे में 15 बोगी 576 लीटर का डीजल फ्यूल कंज्यूम करती है। इसको काटापीटी करेंगे, के का मान आएगा, इस के मान को दूसरी कंडीशंस में रखेंगे, ठीक। चलो देखो, 15 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा 120 बार, और इसमें अगर आपने भाग दिया 576 किसका वर्ग होता है भैया, 24 का, है ना। तो 15 से 2 बार, 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 120 बार, तो ये आ गया के, और 576 होता है 24, 24 से कैंसिल होगा 5 बार, कुल मिला के पूरा काटापीटी करने पर के की वैल्यू कितनी आएगी, 5। के की वैल्यू कितनी आएगी, 5। अब इसको आगे रखो। 1 किलोमीटर में ईंधन की खपत ज्ञात करिए जब एक ट्रेन, अब देखो यहां तक हो गया काम, अब इसके आगे दूसरी कंडीशन चालू होगी, यही का यही फिर हम रखेंगे, है ना। 1 किलोमीटर में ईंधन की खपत ज्ञात करें, इसको बाद में देखेंगे। एक ट्रेन 40 घंटे चलती है, तो देखो के का मान कितना है, 5, कितने घंटे चलती है, 40, है ना। कितने किलोमीटर चलती है, 200, कितनी बोगी है उसमें, उसमें 20 बोगी जुड़ी हुई है ना। तो कितना फ्यूल का कंजप्शन करेंगे, पहले तो हम ये पता लगाएंगे, सब वही का वही है। के का मान 5, समय 40, यात्रा 200 किलोमीटर, बोगी की संख्या 20, फ्यूल हमें नहीं पता। चलो इसको हल करते हैं। 20 से कैंसिल हुआ 2 बार, 5 का दुगना 10, 10 का हो गया 20, तो ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, 20, जो फ्यूल के स्क्वायर रूट के बराबर है। स्क्वायर रूट हटता है, सामने वाले पे स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा कितना, 400, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, अगर यहां पे केवल फ्यूल बचेगा तो ये कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 400 क्या है, फ्यूल है, इतना फ्यूल हमने कंज्यूम किया, समझ रहे हो बात। तो अब मुझे बताओ कि आपने 400 लीटर फ्यूल कंज्यूम किया है 200 किलोमीटर चलने पर, तो आपने 2 लीटर प्रति किलोमीटर का फ्यूल कंज्यूम किया, यह आपका आंसर है। बस खत्म। क्लियर है। आया मजा। इनको रिवीजन करना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है सब मेंस के, ठीक है। दूरी, समय, ईंधन और बोगी, पहले हमें सब कुछ दिया था, हमने रखा तो हमें के का मान पता चल गया। फिर हमने इस के मान को यहां रखा कि 200 किलोमीटर 20 बोगी से 40 घंटे में के का मान ये कितना फ्यूल, तो वो आ गया 400। तो 400 लीटर जाना है 200 किलोमीटर में, तो 2 लीटर प्रति किलोमीटर। यहां पे इन्होंने ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि इन्होंने बोला था 1 किलोमीटर में ईंधन की खपत बताओ कि 1 किलोमीटर में कितना ईंधन लगेगा, तो 1 किलोमीटर में 2 लीटर लगेगा, ठीक है। कोनो दिक्कत,
चलिए एक और बहुत प्यारा सवाल लेते हैं इसी पैटर्न का, इसको और देख लो। बोगी क्या होता है? मयंक, रेलवे स्टेशन जाओ तुम एक दिन। एक हार की कीमत उसमें लगे मोतियों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। इसके अलावा मोती की त्रिज्या के वर्गमूल के रूप में सीधी बदलती है। एक हार की कीमत 6,000 रुपए थी। 150 मोती थे जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या इतनी थी। 200 मोतियों वाले एक हार जिसकी लागत 16,000 रुपए, उसमें मोती की त्रिज्या क्या होगी? यह सवाल पिछले वाले से आसान है, पिछले वाले से इजी है। हम्म। ठीक। हाँ, पढ़ लिया आप सभी ने अच्छे से? बहुत बढ़िया, कुछ लोग के आंसर भी आ गए। एक हार की कीमत उसमें लगे मोतियों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। कीमत को बोलेंगे प्राइस, उसमें लगी मोतियों की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो पर्ल्स हैं, नंबर्स के बराबर है। और मोती की त्रिज्या, उसमें जो त्रिज्या है, रेडियस है ना, त्रिज्या को आर लिख देते हैं, त्रिज्या के वर्गमूल, मोती की त्रिज्या के वर्गमूल के बराबर है। इस बार सब चीज अनुक्रमानुपाती है ना, हर चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आगे क्या बोल रहे हैं? इसके अलावा यह एक मोती की त्रिज्या के वर्गमूल के अनुपात। एक हार की कीमत 6,000 रुपए है। तो देखो दो दो हार है यहां पर, दो दो यहां पे आपसे कहा गया है नेकलेस है, तो पहले का प्राइस, दूसरे का प्राइस, पहले में मोतियों की संख्या, दूसरे में मोतियों की संख्या, पहले की त्रिज्या और दूसरे की त्रिज्या। ठीक है, दो दो हार हैं तो दो बार लिख देंगे फॉर्मूला। पहले की कीमत कितनी है? 6,000। दूसरे की कीमत कितनी है? 16,000। पहले वाले में मोती कितने हैं? 150। दूसरे वाले में मोती कितने हैं? 200। पहले वाले की त्रिज्या कितनी है? 4। दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है? नहीं पता। बस इसको जिसने हल कर लिया आंसर आ जाएगा। ओके, चलो हल कर लो। तो देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो गए, 15 से कैंसिल हुआ ये 4 बार, 4 से कैंसिल ये 4 बार हुआ। ठीक है, और ये 2 निकल के आ जाएगा, है ना? ठीक है, यहां तक सब कुछ 150 200। ओके है, ठीक है यहां तक सब कुछ। अरे यार ये मैं गलत क्यों, ये 600 कहां है? मैं क्या देख रहा हूं, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 4 बार, है ना? मैं यहां 600 समझ के हल कर रहा हूं, तभी मैं सोच रहा हूं कहां गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये 50 से 3 बार, 50 से 4 बार, फिर 4 से ये कट गया 4 बार, 3 से ये कट गया 2 बार, है ना जी? और क्या हो सकता है? ठीक है, 3 से कट गया ये 2 बार। अब आपके पास यहां 2 है, 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 2 बार। अब देखो ये भी क्या है, ये अपने आप में 2 है। आपके पास बचा R2,
ये है आपका 2 और ये जाके इससे टकराएगा 2 से, यानी 4। लेकिन अगर मुझे R2 चाहिए तो सामने वाले का वर्ग करना पड़ेगा, तो 4 का वर्ग आएगा 16। 16 आंसर आएगा, 16। 16 इज द आंसर। भाई पूरा काटा पीटी करोगे तो यहां बचेगा 2 और ये 2, तो 2 और 2 4, वर्ग हटेगा, वर्गमूल स्क्वायर रूट हटेगा, स्क्वायर लगेगा, 4 का स्क्वायर 16। सो 16 इज द आंसर। 16 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ बात ठीक है? हम्म। ठीक है, चलो। तो इसी के साथ आपका फाइनली अनुपात और समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन खत्म होता है। मैं आपको बस एक ही बात बताना चाहता हूं, किसी भी चैप्टर का कभी अंत नहीं आता है, कोई चैप्टर कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हां कभी ना कभी तो खत्म करना पड़ेगा। पर हमने आपको इतने सारे, इतने अलग अलग प्रकार के सवाल कराए हैं कि अब इसके आधार पर आप हजारों प्रश्न कर सकते हो। नए सवालों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। जो क्लास में आपने सीखा है उस पर भरोसा रखिए और उसमें दिमाग लगाइए कि इससे हम सवालों को कैसे कर सकते हैं। घबराना नहीं है, दिमाग लगाना है, धीरे धीरे चीजें बनने लगेंगी। लेकिन अभी जब आप कोई नए सवाल देखोगे, कुछ होगा तो थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा आपको लगेगा कि इतना पढ़ने के बाद भी नहीं बन रहा है, लेकिन चलने देना, आपसे चीजें बनने लगेंगी। शुरुआत में दिक्कतें आना नेचुरल है, दिक्कतें आ रही है मतलब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं आ रही है तो दिक्कत है, दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो आप सभी लोग पधारिए, कल से प्रतिशत की शानदार वाली तैयारी शुरू करेंगे, शानदार तरीके से उसको स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा आज रात 8 बजे मैं लाइव आने वाला हूं। जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम गिफ्ट देने वाले हैं, और जितने भी लोग नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, अभी आपको नंबर सिस्टम आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप अभी पढ़ना चाहें तो रात 8:30 बजे उसकी क्लास भी चल रही है, उसमें भी आप लोग आ सकते हो। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर।